डियर स्टूडेंट, भारतीय अर्थव्यवस्था की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वो है भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर। ज्योग्राफी का क्लास जब हम लोग कर रहे थे तो उस क्लास में भी हम लोगों ने इंडियन एग्रीकल्चर को पढ़ा था और इकोनॉमिक्स में भी इंडियन एग्रीकल्चर को पढ़ रहे हैं। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग ये समझें कि ज्योग्राफी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था और इसमें क्या पढ़ेंगे। ज्योग्राफी के अंतर्गत जब भारतीय कृषि को पढ़ते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि कृषि से संबंधित जितने भी फसल हैं उन फसलों की भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या होती हैं, यानी जो ज्योग्राफिकल फिनोमेना होते हैं एक पौधे के उत्पन्न होने में, उन फिनोमेना को हम लोग पढ़े थे, उन भौगोलिक परिस्थितियों को पढ़े थे। जैसे उदाहरण के लिए मिट्टी को देखा था हम लोगों ने, वर्षा देखा था, तापमान देखा था कि हर फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, कितना वर्षा चाहिए और कितना तापमान चाहिए। इसके अलावा उत्पादकता को भी हम लोगों ने देखा था कि कौन सा राज्य किस फसल में ज़्यादा उत्पादन करता है या पूरे देश की उत्पादकता क्या है। लेकिन अर्थव्यवस्था में या भारतीय अर्थव्यवस्था में हम लोग इन चीज़ों का अध्ययन नहीं करेंगे। हम लोग किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे कि भारतीय कृषि पर आर्थिक प्रभाव क्या पड़ता है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है, या भारतीय कृषि को प्रभावित करने वाले जो आर्थिक कारक हैं वो कौन कौन से हैं। तो दोनों के अध्ययन में अंतर हो जाता है। टॉपिक तो भारतीय कृषि दोनों में होता है लेकिन विषय उसके अलग अलग होते हैं। तो शुरू में ही हम बताते चले कि इसमें जिन चीज़ों को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें आज के क्लास में हम लोग 3 टॉपिक को देखेंगे एक साथ। एक कि आखिर भारतीय अवस्था में भारतीय कृषि का क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। दूसरा टॉपिक हम लोग देखेंगे कि आखिर हमारी कृषि व्यवस्था का क्या स्वरूप है, क्या नेचर है। और तीसरा हम लोग देखेंगे कि हमारे यहाँ आर्थिक क्षेत्र में जो फसल उत्पन्न हो रहा है उसका पैटर्न क्या है। पैटर्न का यहाँ अर्थ ये हुआ कि किन फसलों को महत्ता दी जाती है, कौन फसल ज़्यादा पैदा किया है, और इसमें जो परिवर्तन हुए उन परिवर्तनों के आधार पर हम उसका अध्ययन करेंगे। तो ये तो आज के क्लास का हो गया। इसके बाद आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे कि भारतीय कृषि के कुछ आधारभूत संरचनाएं हैं, बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जो उसको प्रभावित करती हैं। जैसे उदाहरण के लिए सिंचाई, बीज, उर्वरक, ये सब क्या है, या फिर जोत के आकार। और भी आगे बढ़ेंगे तो उसमें हम लोग भूमि की हदबंदी या जो भूमि का प्रतिरूप है वो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कृषि के अधीन हम लोग विषयों का अध्ययन करेंगे। यानी इस विषय के सिर्फ आर्थिक प्रभावों का हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं, उसके भौगोलिक परिस्थिति का नहीं। भौगोलिक परिस्थिति का अध्ययन हम लोग पूर्व में ज्योग्राफी के क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। तो अब तो ये हुआ कि जो एक द्वंद्व था कि भारतीय कृषि 2 विषयों में हम लोग पढ़ते हैं तो उसका क्या क्या मायने होते हैं। अब आइए कि हम आज के टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय कृषि का महत्व और उसका स्वरूप और उसका फसल प्रतिरूप। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसका एक इंट्रोडक्टरी बात, एक भूमिकीय बात होनी चाहिए कि आखिर भारतीय कृषि है क्या, हमारे देश के लिए क्या इसका स्थान है। तो अगर गौर से देखें तो भारत का जो भूभाग है वो प्राकृतिक रूप से एक कृषि के लिए वरदान है। प्राकृतिक रूप से कृषि के लिए वरदान क्यों है? इसलिए कि इसका एक बहुत बड़ा भाग मैदानी भाग,
यानी संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 40% भाग जो है वो क्या है, मैदानी है। 40 से ऊपर ही होगा। और ये जो मैदानी भाग है ये पूरा का पूरा फर्टाइल है। कैसे फर्टाइल है? तो इस मैदानी भाग में हिमालय से निकलने वाली नदियां प्रवाहित होती हैं जो प्रति वर्ष अपने साथ जलोढ़ मृदा को इन मैदानों में बिछा देती है। इसलिए एक उर्वर मैदान है हमारे देश में। प्लस जो 29% पर्वत है या 27% जो पठार है, उन पर्वतों और पठारों पे भी बहुत सारे कृषि उत्पाद उत्पादित होते हैं, जैसे काजू, चाय, कहवा, मसाले या अन्य बहुत सारे औषधीय गुणों के पौधे इन पर्वतों पे उगाए जाते हैं। तो वो सब के सब भी कृषि के अधीन आ जाते हैं। तो पर्वत या पठार हमारे देश में है भी, तो वो कृषिगत विविधता के लिए उत्तरदायी है। यानी हमारे यहाँ हर प्रकार के पादप, सिर्फ खाद्यान्न फसल नहीं बल्कि गैर खाद्यान्न फसलों या व्यावसायिक फसलों या औषधीय फसलों सभी के उत्पादन करने में हमारा देश सक्षम है। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही हमारे देश के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है और वो शब्द है शस्य श्यामला, अर्थात हरा भरा प्रदेश। अब देखिए, भारतीय कृषि का जो हमारे देश में प्राचीन काल से मध्यकाल तक स्थिति है, उसको जरा समझना काफ़ी ज़रूरी है। हमारा देश प्राकृतिक रूप से कृषि प्रधान देश रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारा उद्योग नगण्य था, बल्कि स्थिति ये थी कि कृषि प्रधान होने के बावजूद भी हमारे देश में लघु, कुटीर और मध्यम उद्योग कृषि के अस्तित्व के साथ सह अस्तित्व में रहा। नतीजा के तौर पर हम सिर्फ खाद्यान्न में आत्मनिर्भर नहीं रहे, बल्कि औद्योगिक उत्पादन में भी आत्मनिर्भर रहे और वैश्विक स्तर पे बहुत सारे औद्योगिक उत्पादों के निर्यातक रहे। तो इस प्रकार से प्राचीन काल से लेकर के मध्यकाल तक भारत जो है वो कृषिगत उत्पादों और औद्योगिक उत्पादों के परिवेश में एक समृद्ध देश रहा, एक प्रोस्पेरस देश रहा। इसीलिए हमारे देश में सोने के अभाव के बावजूद भी विश्व का सभी सोना हमारे देश में चला आया करता था और इसीलिए हम सोने की चिड़िया के नाम से जाने जाते थे, क्योंकि कृषिगत उत्पाद से भी हमारी आय होती थी और औद्योगिक उत्पाद से भी हमारी आय होती थी। प्राचीन काल में आप पढ़ चुके हैं कि भारत की तलवारें विदेशों में जाकर के बिका करती, क्योंकि जहाज से भर भर कर यहाँ के मलमल विदेशों में काफ़ी मांग था। यहाँ से मसाले बहुत विदेशों में भेजे जाते थे, यहाँ के कपड़े बहुत ज़्यादा मशहूर थे। तो इस तरीके से प्राचीन काल से लेके 18वीं सेंचुरी तक, 18वीं शताब्दी तक भारत कृषिगत और औद्योगिक के आधार पे काफ़ी सशक्त देश था। क्लियर? लेकिन जैसे ही भारत में अंग्रेजों का आगमन होता है 18वीं सेंचुरी में, ऐसे तो विदेशियों का आगमन आपको 16वीं शताब्दी से ही होने लगा था, लेकिन 18वीं शताब्दी हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इस शताब्दी से अंग्रेजों का यहाँ राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित हो गया। 1750 के बाद अंग्रेज आ गए थे 1608 में भारत में, लेकिन 1608 से लेकर के 1750 तक ये जो 150 वर्षों का पीरियड है लगभग, वो एक व्यापारी के रूप में वो रहे और भुगतान संतुलन हमारे देश के पक्ष में रहा। लेकिन 1757 के प्लासी की लड़ाई के बाद परिस्थितियां बदल गई। अब अंग्रेज एक व्यापारी नहीं बल्कि एक राजनीतिक सत्ता हो गए और उसके वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था पर कुप्रभाव होना शुरू हुआ। वो एक अलग विषय है, लेकिन इस विषय को समझाने के लिए उसके थोड़े से बातों को समझाना बहुत ही अनिवार्य होगा इस क्लास में। वो बात ये है
कि अंग्रेजों ने भारत के प्रति एक स्पष्ट कृषि नीति अपनाई। और वो कृषि नीति क्या थी? तो कृषि का व्यवसायीकरण, कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर जब हम कहते हैं तो इसका अर्थ ये होना चाहिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभ होता है। लेकिन ठीक इसके उल्टा हुआ कि इंडियन एग्रीकल्चर का जो व्यवसायीकरण या कमर्शलाइजेशन किया गया, उससे भारत को लाभ ना होकर के ब्रिटेन को लाभ हुआ। क्यों? क्योंकि वो चीनी का, अफीम का, नील का, कपास का, ये सब वाणिज्यिक फसलों को दादनी प्रथा के माध्यम से उत्पादित करवाने लगे और सब के सब लाभ झड़प गए। नतीजा क्या हो गया कि खाद्यान्न फसलों की कमी हो गई, भूखमरी और अकाल की स्थिति हमारे देश में ब्रिटिश पीरियड में बहुत व्यापक पैमाने पे रही। और जो ग्रामीण और कुटीर उद्योग थे, उसका स्थान ब्रिटेन के औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न मालों ने ले लिया। तो ब्रिटिश शासन ने भारतीय कृषि को भी चौपट कर दिया और भारतीय लघु और ग्रामीण उद्योगों को भी चौपट कर दिया। तो ये वो अंतर था जिससे ये सोने की चिड़िया का देश जो है एक कंगाल देश में परिणत कर जाता है 200 वर्षों के अंदर। अब ऐसी परिस्थिति में देश जब आज़ाद हुआ, देश कब आज़ाद हुआ? 1947 में। अच्छा वो बता दी, वरना अभी का जो पढ़ाई का स्तर है हमारे यहाँ का, उसमें स्टूडेंट को छोड़ दीजिए, टीचरों नहीं बता पाता है। तो कम से कम आप इतने सजग हैं कि अपने देश के आज़ादी का वर्ष कम से कम आपको याद है, ये गुड साइन है आपके लिए। तब जब देश आज़ाद हुआ तो उस कंटेक्स्ट में हम आज के क्लास को हैंडल करने जा रहे हैं। इसमें 3 चीज़ों को देखेंगे। कितनी चीज़ों को? 3 चीज़ों। पहला भारतीय कृषि का महत्व, दूसरा भारतीय कृषि का प्रकृति, और तीसरा भारतीय कृषि का फसल का प्रतिरूप। वेरी गुड। ये अलग अलग भी पूछा जा सकता है आपसे मेंस में, और एक साथ भी पूछा जा सकता है। तो हम पढ़ा दे रहे हैं। ये जो पढ़ाई है एक आधारभूत अध्ययन है, इसमें अपने तरफ से कोई नई बात होगी, आपको आंकड़े मिलेंगे तो इसमें आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, हमारा उद्देश्य ये रहता है कि जो एक बेसिक स्ट्रक्चर्स किसी भी टॉपिक का है वो आपके मस्तिष्क में दे दिया जाए, और प्रश्नानुसार परिवर्तन होते रहते हैं। तो आप करंट का जो मैगजीन देखते हैं उसमें कोई भी परिवर्तन हो तो अपने नोटबुक में इसको ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि भारतीय कृषि का क्या महत्व है। जब हम बोलते हैं कि भारतीय कृषि का महत्व, तो इसका अर्थ ये होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्व, इंडियन इकोनॉमी में इंडियन एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो बहुत सारे कंट्रीब्यूशन हैं। हमने कुल 4 कंट्रीब्यूशनों को आपके क्लास में लिया है और बड़े सिंप्लिसिटी के साथ हम समझा रहे हैं, और बड़े सिंप्लिसिटी के साथ आप इसको अपने पास रखिए। ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी काफ़ी उपयोगी होगा आपके लिए, और मुख्य परीक्षा के लिए भी उपयोगी होगा। और डेटा बेस्ड अध्ययन है, तो डेटा को आप बार बार बोर्ड पर देखते रहिए। इसमें बीच में व्याख्या की आवश्यकता होगी तो हम करते चलेंगे। क्लियर? तो पहला हमने बनाया है कि राष्ट्रीय आय में योगदान किसका? भारतीय कृषि का। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि राष्ट्रीय आय का अर्थ हम लोग शुरू के क्लास में ही पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट, यही ना। तो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का क्या योगदान है और इसके क्या मायने? तो दो डेटा हमने दिया है, एक 1950-51 का और दूसरा 2010-11 का, जो आज के परिवेश में नवीनतम जो पुस्तकों में 2022-23 का आंकड़ा हमारे पास नहीं है। तो जो नवीनतम आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध है वो 2010-11 का है। तो उससे पता ये चलता है कि राष्ट्रीय आय में जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस वक्त इसका लगभग 60% ही होता था। यानी देश को 100 रुपया की आय हो रही है तो उसमें 60 रुपया की आय किससे हो रही थी? एग्रीकल्चर से। अब नवीनतम डेटा ये बता रहा है कि ये आय घट करके राष्ट्रीय आय में कृषि का 14% रहा है।
यहाँ पर एक बात ध्यान तब रखिए मस्तिष्क में कि कृषि का मतलब सिर्फ ये नहीं समझिए कि जो भूमि से फसल पैदा हो रहा है, बल्कि इसके अंतर्गत मुर्गी पालन भी आ जाएगा, मछली पालन भी आ जाएगा, पशुपालन भी आ जाएगा, या कृषि से संलग्न जितनी भी गतिविधियां हैं वो सब कृषि से संबंधित आय में शामिल हो। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि क्या हमारी अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी? आज़ादी के समय हम 60% योगदान कृषि कर रहा था और वर्तमान समय में घट करके 14% हो गया। तो क्या कृषि फ्लॉप हो गई हमारे देश में, या कृषि की स्थिति दयनीय हो गई? क्या इसके माने होंगे? तो इसके माने ये नहीं है जो हम बोल रहे हैं। इसको समझने के लिए कुछ ऐसे समझिए कि आप विकसित देशों को अगर देखेंगे तो वहां तो और भी कम है। अमेरिका में कृषि से राष्ट्रीय आय में मात्र 2% योगदान और ब्रिटेन में भी 2% है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अमेरिका और ब्रिटेन में कुछ पैदा ही नहीं होता है। इसको दूसरे दृष्टिकोण से अर्थव्यवस्था में समझना होगा कि अर्थव्यवस्था का एक प्रकृति है कि उसके 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में कृषि, उससे संबंध गतिविधियां और खनन आते हैं, पढ़ चुके हैं शुरू में। उसके बाद द्वितीयक गतिविधि में निर्माण और विनिर्माण आते हैं। तृतीयक गतिविधि में जितनी प्रकार की सेवाएं हैं वो आती हैं। तो अर्थव्यवस्था यदि विकसित होगा, अर्थव्यवस्था के विकसित होने का क्या अर्थ है? तो अर्थव्यवस्था के विकसित होने का अर्थ ये है कि उसकी आय में वृद्धि, उसके संसाधनों में वृद्धि और उसके उपभोग में वृद्धि। इस शब्द को कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि कोई निर्धन व्यक्ति है जो डेली 100 रुपया कमाता है, तो उसके बदन पे सही कपड़ा नहीं रहेगा, उसके घर फूस के रहेंगे, खाना बहुत निम्न खाएगा, माड़ भात खा के रह लेगा। तो ऐसा वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसकी आय ही कम है, उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो सिकुड़ी हुई है। लेकिन मान लिया जाए उसकी अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है, मतलब उसकी आय जो है वो बढ़ जाती है। अब वो 100 रुपया की जगह पे 1000 रुपया कमा रहा है, तब क्या होगा? अब वो कपड़ा अच्छा पहनेगा, घर उसके अच्छे होंगे, खाना अच्छा खाएगा, मनोरंजन के साधनों का भी प्रयोग करेगा। तो उस व्यक्ति के अर्थव्यवस्था में विकास हो। तो विकास का मतलब क्या देखा आपने यहाँ पर कि विकास का मतलब उसके पास धन अधिक आ गया, अब वो नए नए सेवाओं का उपयोग करने लगा, नए नए वस्तुओं का उपभोग करने लगा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगी? पहले 100 रुपया कमा रहा था तो उसमें से 90 रुपया वो खाने पर खर्च कर रहा था। अब 1000 कमा रहा है तो खाने पर खर्च 90 ही रुपया है, लेकिन 910 रुपया वो अन्य वस्तुओं पर खर्च कर रहा है। जैसे मोबाइल पर खर्च कर रहा है, ट्रैवलिंग पे खर्च कर रहा है, स्वास्थ्य पे खर्च कर रहा है, यानी सर्विसेज पे खर्च कर रहा है। तो ये इस बात को साबित करता है कि जब अर्थव्यवस्था विकसित करती है तो कृषिगत क्षेत्रों का योगदान घट जाता है और निर्माण, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ये जो डेटा है आपका कि 59.2 यानी लगभग 60% जो कृषिगत क्षेत्र में योगदान था भारत का आज़ादी के समय, तो ये एक अल्प विकसित देश की अर्थव्यवस्था थी और घट करके 14% हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये विकासशील अर्थव्यवस्था हो गई, यानी पहले से इसकी अर्थव्यवस्था और विकसित हुई। और अमेरिका में मात्र 2% है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये पूर्ण विकसित देश है। तो संक्षेप में राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान घटना विकास का प्रतिमान है, विकास का पहचान है। बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन नहीं? अब देखिए रोजगार में, तो रोजगार में देखते हैं हम लोग कि आज़ादी के समय 50-51 में
लगभग 70% लोग कृषि पर डिपेंड थे। कितना? लेकिन 2008-9 में ये घट करके 52.1% हो गया। अब देखिए इस डेटा में और इस डेटा में कितना डिफरेंस है कि साहब इसका जितना घटा है उसका इतना नहीं घटा है। राष्ट्रीय आय में योगदान इसका घटा है, लेकिन रोजगार देने में योगदान उस अनुपात में नहीं घटा। मतलब क्या हुआ? ये साफ इंगित कर रहा है कि हमारे यहाँ कुशल कामगारों का अभाव है। जो रेशियो में आबादी बढ़ी है उस रेशियो में हम अपनी आबादी को कुशल या स्किल नहीं कर पाए, जो एक चिंता का विषय है। अगर विकसित देशों की तुलना करें इस पर, तो उसमें जो जनसंख्या है वो 3-4% ही लगा हुआ है कृषि में, और वो 3-4% जनसंख्या हम लोगों के देश के कृषि उत्पाद से वही जनसंख्या दुगना और चौगुना उत्पादन कर रहा है। क्यों? क्योंकि सारी की सारी कृषि मशीनीकृत। तो इसलिए एक ही आदमी जो है हजार आदमी के बदले काम करने में उस मशीन के जरिए सक्षम। तो ये भी डेटा जो है एक अल्प विकसित देश की अर्थव्यवस्था को इंगित करता है, दिखाता है। क्लियर? काहे आदमी नींद की आ रही है? अब आइए औद्योगिक विकास में योगदान, ये तीसरा टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या? औद्योगिक विकास में योगदान। देखिए बहुत सारे इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जो कृषि उत्पाद पर डिपेंड है। जैसे उदाहरण के लिए कपड़ा उद्योग, तो कपास पैदा होगा तभी कपड़ा बनेगा। जैसे चीनी उद्योग, गन्ना पैदा होगा तभी चीनी बनेगा। तो इस तरीके से हमारे यहाँ बहुत सारे उद्योग, खासतौर से कपड़ा उद्योग और जो चीनी उद्योग है वो पूर्णतः कृषि उत्पाद पर डिपेंड है। तो इन सभी चीज़ों का पैदावार यहाँ होता है, जिसके वजह से जो है वो ये उद्योग चलते हैं। जैसे जूट उद्योग, जूट उद्योग में तो भारत आज़ादी से पहले सर्वोच्च स्थान पे था, लेकिन क्या हुआ कि देश के विभाजन के कारण जूट उत्पादक 80% क्षेत्र वर्तमान बांग्लादेश में चले गए। उस समय पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान कहलाता, और 80% कल कारखाने भारतीय क्षेत्र में रह गए। अब ऐसी परिस्थिति में भारतीय जूट उद्योग को काफी नुकसान का सहना पड़ा, क्योंकि उसके रॉ मटेरियल ही नहीं मिलने लगे। अब जाकर ये कुछ स्थिति में सुधार हुआ है कि जूट का नया उत्पादन क्षेत्र विकसित किया गया है अलग अलग नदी घाटियों में, तब जाकर के ये उद्योग जो है वो सफलीभूत रूप से चल रहे। एग्जाम्पल हम इसलिए दिया आपको कि कृषि पर आधारित जो उद्योग है, तो वो अगर कृषि उत्पाद प्राप्त नहीं होता है तो फिर उद्योग बंद हो जाएगा। तो हमारे देश का कृषि का एक भूमिका ये भी है, एक महत्व ये भी है कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज को चलाने का वो आधार है। चौथा और अंतिम इसमें है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में योगदान अगर देखें तो 50-51 में जितना भी होता था उसमें से 70 से 75% कृषि उत्पाद होते थे। ठीक है, और अब ये 9.9% हो गया है, यानी लगभग 10%। तो क्या ये कृषि के विपन्नता का दर्शन नहीं, ये इस बात का प्रतीक है कि क्वांटिटी में एग्रीकल्चर से जितना निर्यात होता था उससे ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो है सेवा और उद्योग क्षेत्र का हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए कि 100 रुपया का हम एक 50-51 में निर्यात करते थे, उसमें 75 रुपया कृषि उत्पाद होता था। अब हम 1000 रुपया का निर्यात कर रहे हैं। तो कृषि उत्पाद जो है वो 90 रुपया या 100 रुपया हो गया, तो पूर्व के तुलना में बढ़ा, लेकिन 900 रुपया में जो है उद्योग और सेवा क्षेत्र का निर्यात हम लोग करने लगे।
तो कहने का मतलब है कि निर्यात का आकार वृहत हो गया और उस बढ़े हुए आकार में कृषि का जो उत्पादन था वो मात्रात्मक रूप से तो बढ़ा, लेकिन मूल्यानुसार जो है इतना ज़्यादा हम उद्योग और सेवा क्षेत्र का निर्यात करने लगे कि उसके कंपैरिजन में ये 9.9%। अगर मात्रा के हिसाब से सिर्फ आज़ादी के समय से अगर तुलना करें कृषिगत वस्तुओं का तो उसमें वृद्धि हुई है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में उद्योग और सेवा क्षेत्र में जो ज़्यादा वृद्धि हुई है तो उसके कंपैरिजन में कुल निर्यात में इसका योगदान वर्तमान समय में 9.9%। क्लियर? तो ये तो छात्रों हमने आपको बताया कि क्या महत्व है भारतीय कृषि का हमारे अर्थव्यवस्था। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं दूसरा टॉपिक कि इसकी प्रकृति क्या है। तो कुल 6 टॉपिक के अंदर हम लोग इसको समेटने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात कि हमारा जो कृषि है वो बहुत बड़े पैमाना पे प्रकृति पे, नेचर पे डिपेंड है। इसके क्या मीनिंग्स है कि अगर नेचुरल फिनोमेना कृषि के अनुरूप नहीं होगा तो उत्पादन नहीं होगा। तो नेचुरल फिनोमेना में, प्राकृतिक परिदृश्य में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है वर्षा। हमारे कृषि के लिए कहा जाता है कि हमारे कृषि मानसून के साथ जुआ है। मानसून के साथ जुआ का कहने का अर्थ ये हुआ कि मानसून अगर किसी वर्ष ठीक हुआ तो फसल अच्छे होंगे और अगर मानसून खराब हुआ तो फसल नहीं होंगे या कम होंगे। ऐसा क्यों? आप जानते हैं कि उत्पादन के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो हमारे यहाँ शुरुआत में जब देश आज़ाद हुआ था तो कह लीजिए कि 90% लगभग हम लोग डिपेंड थे वर्षा के जल पर, यानी 7% कह लीजिए। लेकिन जब देश धीरे धीरे विकास किया तो हम लोग प्राकृतिक साधनों से हट करके कृत्रिम साधनों के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था की और उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई नहरों ने, ट्यूबवेल ने, तालाबों ने। ये सब के माध्यम से हम लोग सिंचाई की, लेकिन अभी तक मात्र 36% भूभाग ही सिंचित है। तो इसका मतलब आधा से अधिक भाग अभी भी प्रकृति पर निर्भर है। तो इसीलिए कहा गया है कि हमारे देश की कृषि प्रकृति पर सबसे अधिक निर्भर है। दूसरा टॉपिक है सामंतवादी उत्पादन प्रणाली। देश जिस समय आज़ाद हुआ था उस समय 59% इसकी भूमि जमींदारों के पास थी। अब ऐसी परिस्थिति में देश आज़ाद हो गया और आज़ादी के बाद फौरन जमींदारी प्रथा को 1949 में समाप्त कर दिया। लेकिन जमींदारी प्रथा का यह उन्मूलन मात्र कागजी रहा, व्यवहारिक नहीं, क्योंकि व्यवहारिक आधार पे जमींदारों ने अपनी जमींदारियां का एक बहुत बड़ा भाग बचा लिया और अभी भी भारत का एक बहुत बड़ा भूभाग आदर्श जमींदारी प्रथा के अधीन है। और ऐसी परिस्थिति में जो भूमि की मिल्कियत है वो कृषकों के पास नहीं है, तो उनको पट्टे पर काम करना पड़ता है। वो पाटीदार या पट्टेदार के आधार पर कृषि करते हैं और ऐसी परिस्थिति में जो है वो उस तरीके से उस भूमि से नहीं जुड़ते हैं जिस तरीके से उसको जुड़ना चाहिए। नतीजा के तौर पर ये सामंतवादी जो कृषिगत प्रणाली है उस प्रणाली से हमारी उत्पादकता बहुत प्रभावित है। एक ये स्वरूप है हमारे कृषि। तीसरा है ग्रामीण ऋणग्रस्तता। तो ये बहुत पुरानी बीमारी हमारे देश की है कि किसान के पास आय बहुत कम रहता है। नतीजा के तौर पर उन जितनी भी आवश्यकता उनकी होती है, चाहे कृषिगत आवश्यकता हो चाहे गैर कृषिगत आवश्यकता हो, वो कर्ज लिया करते थे और इस तरीके से उनके पास बची खुची भूमि जो है महाजनों के पास चला जाता। लेकिन 70 के दशक में सरकार ने
कृषकों को महाजनों के ऋण जाल से छुटकारा दिलाने के लिए सहकारी बैंकों को नींव डाली और जो वाणिज्यिक बैंक थी उनको भी कृषि ऋण देने के लिए बाध्य किया। लेकिन इस व्यवस्था के तहत जो सीमांत किसान थे, जो मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स थे, उनको कोई लाभ नहीं, क्योंकि सीमांत किसानों को जरूरत जो होती है कर्ज की, वो अपने दैनिक उपभोग की आवश्यकता के लिए, जैसे बच्ची की शादी करना, जैसे कोई बीमार पड़ गया या घर में अन्य कोई अनिवार्यता आ गई, और जो सरकार ने सहकारी बैंक या अन्य बैंकों से ऋण की व्यवस्था की, वो इन आवश्यकताओं के लिए ऋण वो नहीं दे सकता, उपभोग के लिए, वो उत्पादन के लिए ऋण दे सकता था। और उत्पादन के लिए भी ऋण जो है, वो जो व्यवस्था थी वो बड़े किसानों ने हड़प लिया, वो छोटे किसान वो भी नहीं ले पाए। इसलिए ये ऋणग्रस्तता की स्थिति जो है वो आज भी बड़ा व्यापक पैमाने पे बना हुआ है। ठीक है। चौथा जो है श्रम बाजार की द्वैत्मकता, ड्यूअलिज्म इन लेबर मार्केट। इसका अर्थ क्या हुआ कि लेबर हमारे देश में दो तरीके का है, एक कृषि श्रमिक और दूसरा औद्योगिक श्रमिक। तो औद्योगिक श्रमिक संगठित श्रमिक, ऑर्गेनाइज्ड लेबर, विभिन्न श्रम संगठनों में अपने आप को ऑर्गेनाइज रखता है। लेकिन कृषि श्रमिक जो है असंगठित है, अनऑर्गेनाइज्ड है, इनका कोई नेता नहीं होता है आमतौर पे, या कोई संगठन नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो श्रमिक उद्योग में लगे हुए हैं उनकी आय तो अच्छी है, उनको 8 घंटा के ड्यूटी के लिए 800 या 1000 रुपया मिलता है। लेकिन कृषि क्षेत्र में जो श्रमिक लगे हुए हैं उनको मजदूरी के रूप में कहीं 100 रुपया, कहीं 200 रुपया, कहीं 300 रुपया मिलता है। तो श्रमिक दोनों हैं, लेकिन दोनों की मजदूरी में महान अंतर है। तो इस प्रकार श्रम बाजार की जो द्वैत्मकता है वो भी हमारे एग्रीकल्चर्स को एक नेचर देता है कि यहाँ आय बहुत कम है। पांचवा, जितनी भी तकनीक है कृषि में आज भी बहुत हद तक पारंपरिक ही है। जो धनी संपन्न किसान है वही नवीन तकनीकों अर्थात ट्रैक्टर का, ट्रॉली का, थ्रेशर्स का या अन्य मशीनीकृत चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। अधिकांश जो कृषक हैं वो पारंपरिक रूप से हल बैल या ओसाई या बुनाई के आधार पर ही कृषि कर्म करते हैं। जोतों का आर्थिक आकार, अनार्थिक आकार, अनार्थिक है, अनइकोनॉमिकल शेप। जनसंख्या जब बढ़ी तो क्या हुआ, एक बाप के 5 बेटे, तो अगर उसके पास 25 कट्ठा जमीन है तो वो 5-5 कट्ठे में बढ़ गया। अब छोटे आकार में खेती करना लाभदायक नहीं। तो ये भी हमारे देश के एग्रीकल्चर्स का एक नेचर है, एक स्वरूप है। अब आ जाइए कि फसल प्रतिरूप हमारे यहाँ क्या क्या है। तो फसल प्रतिरूप का अर्थ होता है खाद्यान्न और अखाद्यान्न फसलें, यानी वो फसलें जो हम खाते हैं वो, और वो फसलें जो बाजारों में बेचते हैं वो। तो उस क्रम में हम देखते हैं कि 1901 में अगर देखें तो 80% खाद्य फसल पैदा होता था। मतलब क्या इसका था कि उद्योगों का घोर अभाव था, इसलिए व्यावसायिक फसल नहीं पैदा होता था। देश जब आज़ाद हुआ तो ये डेटा घट करके 74% हुआ। मतलब जो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो इस दौरान में बहुत सारे उद्योग हमारे देश में पुष्पित और पल्वित हुए थे औद्योगिक के परिवेश के कारण। इसलिए जो है वो यहाँ आपको डेटा जो है वो घटा हुआ दिखाई पड़ रहा है खाद्यान्न फसलों का। बात समझ में आ रही है। कुछ व्यावसायिक फसल भी बोए, जैसे कपास बोया जाने लगा, चीनी बोया जाने लगा, क्योंकि ये सब उद्योग प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के समय में लगाए गए थे वृहद पैमाने। 80-81 में फिर देखिए 80% हो गया खाद्य फसलों का। तो इसके पीछे कारण क्या है कि आपको याद होगा कि 66-67 ईस्वी में
श्रीमती इंदिरा गांधी के माध्यम से एक क्रांति चलाई गई थी जिसको बोलते थे ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। ये पढ़ाया भी है एक बार आपको अलग से, फिर पढ़ा देंगे। तो ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन था क्या था कि अब गेहूं और चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ गई, तो अब खाद्यान्न फसलों में ही लोगों को लाभ होने लगा। खाद्यान्न फसलों में ही लोगों को लाभ होने लगा। परिणाम ये हुआ कि 80 तक आते आते खाद्यान्न फसलों का प्रतिशतता फिर से बढ़ गई। क्लियर? अब देखिए कि खाद्यान्न वार यानी फसल वार हम लोग कुछ डेटा देखते हैं। तो अगर चावल का देखें तो 50-51 में 3.08 करोड़ हेक्टेयर में चावल होता है, जो कुल खाद्यान्न फसलों की 31.7% भूमि। ठीक है? और 2010-11 में ये बढ़कर कितना हो गया? 4.26 करोड़ हेक्टेयर, यानी कुल खाद्यान्न फसलों की भूमि का 34.46%। इसका अर्थ ये हुआ कि जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसमें कुछ कृषिगत जमीनों में वृद्धि हुई, यानी जंगलों को काट करके बढ़ाया गया या अन्य कुछ उपाय किए। ठीक है? गेहूं में सबसे चमत्कारिक वृद्धि हुई। आज़ादी के समय मात्र 0.98 करोड़ पर ही गेहूं होता था, जो कुल खाद्यान्न फसल की भूमि का 10% था। लेकिन 11-12 में ये बढ़कर कितना हो गया? 2.92 करोड़ हेक्टेयर, जो कुल खाद्यान्न फसलों का 23.23%। मोटे अनाजों में विपरीत प्रभाव हम लोग देखते हैं कि आज़ादी के समय 28.6% कुल खाद्यान्न फसलों में मोटे अनाजों की का योगदान था, लेकिन वर्तमान समय में ये 20.44% हो गया। तो ये एक शुभ संकेत है, इसलिए कि मोटे अनाज आमतौर पे निर्धन लोगों का जो है वो भोजन होता था, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब। तो इसकी प्रतिशतता में कमी आई। इसका मतलब ये हुआ कि अब निर्धन लोग थोड़े कम हुए हमारे देश में, तो इसलिए इसका उत्पादन भी कम हो गया। तिलहन में अच्छी खबर हम लोग के लिए है। तिलहन मैंने तेल, तो 50-51 में 1.07 करोड़ हेक्टेयर पर तिलहन होता था, अब वर्तमान समय में 2.68 करोड़ हेक्टेयर पर होता है। दलहन के लिए जगह नहीं बचा। दलहन में जो है वो बहुत मामूली वृद्धि हुई है, तो शाकाहारी देश होने के कारण जो है वो दलहन फसल की वृद्धि करने की ज़रूरत है। तो ये सब वो आज की क्लास की बातें थी जो हमने किया आपके साथ। अब अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे तो कृषि से जुड़े हुए दूसरे विषय के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।